ऑल एवरीवन स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लाइन अपने पास मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन की बात कर जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से मानते हैं, जैसे कि अपन जैसे कि अंगूर का किण्वन होना। कैसे? अंगूर का किण्वन होना। भोजन को पकाया जाता है। देखो, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा कील को अर्धवायु में खुला छोड़ दे पर उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। ये सभी अपने पास क्या आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। हम सांस लेते हैं, ये भी होता है। हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, भोजन को जो पचाते हैं, ये भी एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि अपने पास मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ दहन कैसे किया जाता है ना। भाई, मैग्नीशियम होता है, एक मैग्नीशियम को हम क्या कहते हैं, रिबन की सहायता से उसको गाढ़ा रगड़ कर किया जाता है, क्योंकि उसको साफ करने के बाद में वह आसानी से जल सकता है। हम केवल इस टॉपिक में मोस्ट मोस्ट लाइन पढ़ने जाते हैं, पढ़ने सीखेंगे, पढ़ना जानेंगे कि कौन कौन सी क्या बात हो रही है। अब देखो, एक बात ये आती है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है। क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन? एक तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास एवं उत्सर्जन, और क्या होता है, एक ताप में परिवर्तन। किसमें? ताप में परिवर्तन। चार चार भाग को अपन को ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये परिवर्तन होता है। कौन सा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन, उत्सर्जन तथा ताप में परिवर्तन। ये चार बात है, इनको जरूर याद रखना। अब आता है कि रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण की बात कर रहा है। जैसे कि रासायनिक समीकरण ये रहा अपने पास, है ना। रासायनिक समीकरण हमको क्या करना है कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिख सकते हैं। अपन को रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा कि अपन को वो दे देगा, जैसे कि अपन हिंदी में लिखते हैं वही रासायनिक समीकरण होगा। क्या? रासायनिक समीकरण होगा। पर लेकिन हम जानते हैं, जो तीर होता है, तीर से पहले की बात करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या? अभिकारक। लेकिन लेकिन जो तीर के बाद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या? उत्पाद। देखो कैसे, ये दे रखा अपने पास मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को, ये तीर का चिन्ह आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो क्या होगा? उत्पाद होगा। ये क्या होगा? अभिकारक होगा। इस प्रकार से जो देखो, जैसे कि अभिकारक किसे कहते हैं? जब दो पदार्थ कुछ क्या भाई, दो पदार्थ मिलते हैं तो अभिकारक, और जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। वापिस देखो, अभिकारक की बात की जाती है। अभिकारक क्या होता है? जैसे कि कोई पदार्थ मिलते हैं, दो पदार्थ मिलेंगे मान ले, तो उससे जो नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। देखो, इसकी परिभाषा देखो, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसे रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नया उत्पाद यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यानी कि जो भी दो पदार्थ मिलते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को लिखने की बात आ रही है। अपन को जो हिंदी में लिखे होते हैं उनको ही हमको क्या करना? प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखना है। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो दोनों क्या हो गए? उत्पाद हो गए, सॉरी, अभिकारक हो गए। क्या? अभिकारक। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, वो क्या होगा? उत्पाद। देखो, यानी कि Mg प्लस O2 तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। अब इसको देखो, जैसे कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की बात आती है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं? एक।
यहाँ भी मैग्नीशियम कितने हैं, 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो हम क्या करते हैं, अपन यहाँ मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, 2 मैग्नीशियम हो गए, तो यहाँ भी अपन 2 लगा देंगे, तो 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, ऑक्सीजन कितने, 2, तो ऑक्सीजन भी 2। ये अपने पास क्या होगा, संतुलित समीकरण होगा। अब देखते हैं आगे, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये संतुलित समीकरण है जो किसके निर्माण पर, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, ये अपन को मोस्ट लाइन है कि किस पर निर्भर, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किस पर, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्या होता है, देख, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान तथा अभिकारक के कुल द्रव्यमानों के बराबर होता है। कैसे, अपन ने बात की थी कि जैसे कि अपने पास ये तीर होगा, क्या तीर होगा, तीर से पहले अभिकारक होते हैं, क्या अभिकारक, और तीर के बाद में क्या होते हैं, उत्पादक। तो ये दोनों समीकरण जहाँ भी जो चिन्ह है वो समान होने चाहिए, इधर भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। यही क्या कहता है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व मानते हैं। अब देखो कैसे संतुलित करने की बात करते हैं अपन, जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक को अपन क्या लिखते हैं, Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 होता है, तीर का चिन्ह, और जिंक सल्फेट को ZnSO4 और हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। ठीक है, लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है, संतुलित करना है। Zn यहाँ कितने हैं, 1, तो Zn यहाँ कितने हैं, 1, हाइड्रोजन यहाँ कितने, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने, 2, S कितने हैं, SO4 यहाँ 1, तो SO4 यहाँ भी 1। ये क्या होगा, एक प्रकार का संतुलित समीकरण होगा, दोनों तरफ क्या होता है, समान अंक है। देखो उसमें अपन को जो समीकरण समझा रहा था, तो उसमें देखो Zn यहाँ 1 होगा तो उत्पाद में भी 1 होगा, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 होगा, ऑक्सीजन यहाँ कितने, 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो गए, 4 हो गए। इस प्रकार से अपन अभिकारक और उत्पाद दोनों को बराबर रखते हैं, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का संतुलित समीकरण का महत्व मानते हैं। जैसे कि अपन इसमें भी देख सकते हैं, किसमें, ये सूत्र होगा अपने पास Fe प्लस H2O, तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस H2O। अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, जैसे कि इसके आधार पर समझना, ये और ये दोनों एक तरीके से बात कर, देखो जैसे कि Fe है, Fe यहाँ कितने हैं, एक Fe इधर, Fe यहाँ कितने, 3, तो एक Fe इधर अभिकारक में, उत्पाद में कितने हैं, 3। इसी प्रकार से हाइड्रोजन यहाँ कितने, 2, हाइड्रोजन यहाँ कितने, 2, तो ये दोनों तो समीकरण सही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 1 है यहाँ 1, जबकि उत्पाद में ऑक्सीजन 4 होगा। अब इसको समीकरण को संतुलित करने की बात करेंगे अपन, है ना। तो तीसरे चरण की बात करते, तो तीसरे चरण चलो देखो, सबसे पहले क्या किया, जो परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु में 1 से गुना 1 और उत्पाद में 4, यानी कि संतुलित करने के लिए अभिकारक को तो 4 से गुणा करने पड़ेगा और उत्पाद को 4 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे तो अपना आप ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ये रहा, ये चरण, ये पूरा ये रहा, इसको हल कर देंगे, 4 से गुणा हो गया, अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो ऑक्सीजन कितने, 4 हो गए। यहाँ लोहा कितना, 3, तो Fe को 3 से गुणा कर देना, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन ये 4 दूनी 8 हो गए, तो ये हाइड्रोजन को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। इस प्रकार से ये संख्या संतुलित हो गई। लेकिन इस समीकरण को हम किस विधि की सहायता से करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा, हिट एंड ट्रायल विधि। कंकाली समीकरण तो असंतुलित समीकरण होता है और इसको हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इसको हल करते हैं। देखो ये रहा, ये क्वेश्चन है अपन को, ये सभी क्वेश्चन करने हैं।
अच्छी तरह से देख देख के करने हैं। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से देखो, मैग्नीशियम वायु को जलाने के लिए हाइड्रोजन होगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, इस प्रकार इनको सबको हल करना है। अब देखो अपने पास आती है कि कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले ये देखो, संयोजन का मतलब कि दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ जुड़ते हैं। जैसे कि अपने पास उदाहरण होता है कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन, तीर का चिन्ह आ जाएगा, Ca कोष्टक OH2 प्लस ऊष्मा बाहर निकाल देगा। लेकिन ये तो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। अब देखो एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, दो पदार्थ मिल गए तो एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी अच्छी तरह परिभाषा देखो, जैसे कि ऐसी अभिक्रिया किसी, देखो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से देखो संगमरमर का सूत्र, देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्स क्या होता है, CaCO3, क्या CaCO3। याद रखने की बात यह है कि कैल्शियम का क्या होता है, इसको CaCO3, लेकिन सबसे कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अपन जानते हैं कि बूझा हुआ चूना और बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, CaO, जबकि बूझा हुआ चूना का Ca कोष्टक OH2। और रासायनिक जो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये सूत्र होते हैं, इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया में वापिस एक आ गया, उदाहरण की बात कर रहा है, जैसे कि कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया होगा, C+O2 मिलते हैं तो CO2 का निर्माण होता है, ये भी कोयले का दहन एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ गया। एक होता है कि H2O2 का जल के साथ अभिक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया होगी। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में जो भी होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। कैसे, देखो जिन अभिकारकों में क्या, जिन अभिका जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या, जिन अभिकारकों में उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ऊपर गया अपने पास CO2, एक होता है प्राकृतिक गैस का दहन होगा, एक होता है कि श्वसन जो अपने सांस लेते हैं वो भी ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आते हैं, और एक होता है कि जो कंपोस्ट विधि यानी कि खान पीने की बात आती है, उसमें देखो थर्ड ईयर है ना, साग सब्जी वनस्पति विघटित कंपोस्ट विधि को भी ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत तीन अभिक्रिया होते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, श्वसन की बात करता है, यूरिया C6H12O6 ग्लूकोज होता था, जबकि CO2 प्लस CO2 के साथ 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा बाहर निकल गई, ये भी क्या होगा, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं कि अपघटन अभिक्रिया, क्या, वियोजन अभिक्रिया को हम कहते हैं कि अपघटन अभिक्रिया, यानी कि एक पूरा पदार्थ होता है, यानी कि एक पूरा अभिकारक होता है, तो वो दो भागों में टूट जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अब हम उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि कैसे होता है, देखो जैसे कि अपने पास FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट है, ये पूरा अभिकारक है, तो इसको साथ ऊष्मा के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, तो Fe2O3 SO2 प्लस SO3 के रूप की फेरिक ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कई भागों में टूट जाता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखो, अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड ये होगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये होगा। फेरिक यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो ठोस होता है, जबकि SO2 प्लस SO3 गैस होते हैं,
Fe2O3 क्या होते हैं, ठोस होता है, जबकि SO2 SO3 गैस होते हैं। जैसे कि एक और देखो अभिक्रिया का उदाहरण, ये क्या होगा, CaCO3 चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी ये क्या होगा, भुजा हुआ चूना CaO भुजा हुआ चूना, और CO2 ये भी क्या होगा, उसमें अभिक्रिया के द्वारा इस क्रियाकलाप को समझाया गया है। ये भी पूरा वही अभिक्रिया के अंतर्गत मानते हैं। हाँ एक देखो, जैसे कि AgCl सूर्य का प्रकाश, A2Ag प्लस Cl2, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी अभिक्रिया का उदाहरण है, अभिक्रिया मानते हैं। अब एक बात आती है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग किया जाता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत मानते हैं। यही पदार्थ आ गया अपने पास, इसको अपन को करना होगा। क्वेश्चन आ गई। अब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उस स्थान से विस्थापित कर देना, ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, यानी कि जो Fe है ना उसकी क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी अधिक है, तो ये Cu यानी कि कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देगा, तो Fe के साथ क्या लेगा, ये FeSO4 ले लेगा और Cu अकेला हो जाएगा आयरन सल्फेट। ये क्या होते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखो लोहा यानी कि आयरन दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन को विस्थापित कर यानी कि हटा दिया जाता है, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, यदि आप इस ट्रिक को जानने के लिए कमेंट में बताइए तो मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूंगा विस्थापन किस प्रकार से होता है पूरा। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक में जो पदार्थ होते हैं उत्पाद में दोनों पदार्थ को परिवर्तन कर दिया जाता है, उसे ही हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा भी देखते हैं अपन। लेकिन जैसे कि श्वेत रंग एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में तो अविलेय और अविलेय पदार्थ में अवक्षेप होते हैं। क्या, देखो जल में, देखो जल होता है, जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं और अविलेय पदार्थ में अवक्षेप होते हैं। इस अभिक्रिया को अवक्षेप का निर्माण होता है, इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या, जल में अविलेय होते हैं, इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, हम अवक्षेप कहते हैं। और जिस अवक्षेप में अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये प्रकार की अभिक्रिया होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं। कौन सी, उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब होता है कि एक तो होता है कि ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण, यानी कि इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का भी जुड़ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, घट जाता है, हाइड्रोजन घट जाता है। ये तो क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का तो, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का नहीं, हाँ हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का कम होना। इस प्रकार से अपचयन उपचयन की बात की जाती है। तो जिसमें दोनों ही होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो यहाँ Cu, क्या, Cu और O2 है, Cu के साथ यदि ऑक्सीजन का जुड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ गया तो यह क्या, Cu का उपचयन हो गया, यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन अपन जानते हैं जैसे कि अपने पास चांदी होती है, चांदी के ऊपर कैसी परत होती है, देखो चांदी होती है, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से सोना होता है, सोना नहीं, जैसे कि तांबा होता है, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है,
लोहा होता है कौन सा, लोहा होता है, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये सभी है इसके उदाहरण मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो उपचयन अभिक्रिया का CO प्लस H2 इजिकल टू CU के साथ क्या ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का घट गया। हाइड्रोजन का घटना मैंने क्या बताया गया था, अपचयन अभिक्रिया। क्या, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये तो होगा। जहाँ दोनों ही अभिक्रिया होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो पहले तो अभिक्रिया पढ़ो। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को उपचयन तथा अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले क्या किया, जैसे कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 होगा। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ रहा है तो यहाँ ऑक्सीजन का घट गया। जैसे ही ऑक्सीजन का घटता तो मैंने बताया कि वो अभिक्रिया क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। लेकिन H2 है, H2 के साथ H2 कैसे, लेकिन ऑक्सीजन का जुड़ा तो H2 का क्या होगा, उपचयन होगा। ये उपचयन होगा तो ये दोनों क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब संचारण किसे कहते हैं, अपन को ये तो खूब जानते हैं। जैसे कि लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इसका सूत्र होता है Fe2O3। Fe2O3 यानी कि लोहे पर जंग लगने की ये क्या होता है, जैसे कि अभी बताया था मैं, चांदी के ऊपर कैसी परत, काले रंग की, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत हमारे आसपास के आदि आर्द्रता के संपर्क में आ जाती है तो ये संचारित होने लग जाती है। देखो संचारण किसे कहते हैं, देखो संचारण की परिभाषा देखते हैं। जब कोई धातु यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित होती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, संचारण। इस प्रक्रिया को कहते हैं संचारण कहते हैं। अब मैंने बताया था जो देखो चांदी के ऊपर तो काले रंग की परत और तांबे के ऊपर कैसी हरी रंग की परत चढ़ जाती है। ये सभी एक प्रकार का हो गया। विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे कि अपन वसा युक्त तेल पदार्थ का उपयोग करते हैं, उसके ऊपर एक परत सी छा जाती है सफ़ेद सफ़ेद सी, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको हम रोकने के लिए बेंजियम बेंजी बेंजियम डाइसल्फेट का रूप में उपयोग किया जाता है। एक सोडियम बाई कुछ ऐसा पदार्थ उसका भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि वायु युक्त तेल या खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो इसका स्वाद या गंध कैसा होता है। उपचयित होने से तेल तथा वसा विकृति गंधिता हो जाती है। इसे प्रतिऑक्सीकरण मिला दिया तो वायुरोधक के कारण चिप्स की थैली में हम कौन सी कहते हैं, चिप्स की थैली में जो गैस होती है ऑक्सीजन गैस को तो हटाकर नाइट्रोजन गैस को सक्रिय किया जाता है। इस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। दोस्तों अब अपने पास आपने क्या सीखा ये अभिक्रिया और देख लेते हैं। जैसे कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीक चिन्हों को भौतिक अवस्था में प्रदर्शित कर सकते हैं, ये अपन पढ़ा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसका हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया में एक कल उत्पाद विघटित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ हो देता है। और जिन अभिकारकों में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O2 में और श्वसन में और साग सब्जी आदि कंपोस्ट विधि के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयरन के साथ आदान प्रदान करते हैं। अवक्षेपण यानी कि जल में अविलीय होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। और ऑक्सीकरण यानी कि अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण को अपचयन करता है, जहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का घटना वो क्या कहलाते हैं कि ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाते हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन का ह्रास होना और हाइड्रोजन का जुड़ना उसको उपचयन कहते हैं। दोनों को मिलाकर हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यदि दोस्तों आपको यह अच्छा लगा तो इनके सवालों का सभी का जवाब मांगने के लिए आप सभी से कमेंट करना आवश्यक होगा। इसलिए मैं आपको इसके बाद में इस चैप्टर का पूरे आंसर सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपका। थैंक्स, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।